एवं व्याकरण। पहले हम लोग भाषा देखेंगे। भाषा भाषा हमारे अभिव्यक्ति का साधन है। हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। लिख करके कभी प्रकट करते हैं, कभी बोल करके प्रकट करते हैं। मतलब अभिव्यक्ति का साधन भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। आज समझ में? और भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। एक सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन व्याकरण में उस भाषा को जगह नहीं मिला हुआ है, क्योंकि सांकेतिक भाषा जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो लोग इस भाषा को, लिखित को और मौखिक को समझ नहीं पाते, या वैसे समय में इस्तेमाल होता है जब व्यक्ति लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ होता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, उस समय वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए व्याकरण में केवल दो ही भाषाओं को जगह मिला हुआ है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो इस तरह से हम बोलेंगे भाषा के दो रूप हुए, लिखित और मौखिक। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे हैं और तुम लोग इसको पढ़ करके समझ रहे हो, तो लिखित भाषा यही है। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, एग्जामिनेशन में तुम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हो, वो सब ये लिखित भाषा का ही उदाहरण है। बुक्स है जो किताबें हैं वो भी लिखित भाषा के ही उदाहरण है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। जैसे समाचार, तुम लोग समाचार सुनते हो या कुछ सीरियल वगैरह टीवी में देखते हो, तो वो तुम लोग सुनकर समझते हो। तो इस तरह से ये जो बातें हैं ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो इस तरह से लिखित भाषा का परिभाषा हुआ वह भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिख करके प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा मतलब जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ये हो गया भाषा के सर जी आ जाओ पढ़ने प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग का है लिपि। अब हम लोग बोली समझेंगे। बोली क्या है? बोली भाषा को ही कहते हैं, लेकिन जो है वो क्या है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली
बोलते हैं हम लोग। जैसे भोजपुरी को हम बोली बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। अब उपभाषा जब बोली में ही साहित्य की रचना होने लगती है कवियों द्वारा, तो उस बोली को ही उपभाषा का दर्जा मिल जाता है। जैसे अवध है, अवधी भाषा जो है वो एक बोली है, लेकिन जैसे ही उस भाषा में काव्य का निर्माण हुआ, तुलसीदास ने लिखना शुरू किया और बहुत सारी भाषाओं में दोहे लिखने शुरू हुए, तो अवधी भाषा को उपभाषा, ब्रज भाषा, अवधी, इसको क्या मिल गया? उपभाषा का दर्जा मिल गया। अब मानक भाषा भाषा का शुद्ध रूप है। जब हम बोलते समय, लिखते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उसका शुद्ध रूप जो होता है, उस अशुद्धियों का जो शुद्ध रूप होता है, उसी को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा मतलब भाषा का शुद्ध रूप। राजभाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हमारे सरकारी दफ्तरों में सरकार का कामकाज जो है, कार्यालयों में, दफ्तरों में इसी भाषा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसमें हमारे सरकारी कामकाज दफ्तरों में, कार्यालयों में होते हैं, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, हिंदी। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछो। भाषा से रिलेटेड है, बोली, उपभाषा, मानक भाषा, राजभाषा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास हम। मैम, उपभाषा किसको कहते हैं? उपभाषा बोली को ही कहते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उपभाषा जो है इसका ये व्यापक है, बोली का सीमित क्षेत्र है। लेकिन बोली में ही, जब मान लो एक बोली तुम ले लो, अवधी एक बोली है, केवल अवध में बोली जाती है ये, अवध में। लेकिन उस भाषा में जब साहित्य की रचना होने लगी, उस भाषा में जब कविताएं, कहानियां कवि ने लिखना शुरू किया, तो उस भाषा को उपभाषा का दर्जा मिल गया। मतलब बोली में ही जब काव्य की रचना होती है, उसे उपभाषा का दर्जा मिल जाता है, और उसे अब बोली नहीं, अब उसे उपभाषा कहने लगते हैं। आया समझ में अभी? यार किसी लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा भाषा का निर्माण होता है, इसे ही लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही लिपि कहते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हाँ, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। बस एक देवनागरी लिपि है जिसके संस्कृत, मराठी, हिंदी
नेपाली, इन सारे भाषाओं का लिपि देवनागरी है। साउंड इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, बिकॉज योर ऑडियो इज नॉट म्यूट। साउंड सही से नहीं आ रहा है मैम। ओके, तो अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का लिखने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषाओं को लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। एनी डाउट? नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, व्याकरण। ना यस मैम। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अगर व्याकरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारी सारी जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, सब अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि तब न हमें लिंग का ज्ञान होगा, न वचन का ज्ञान होगा, न काल का ज्ञान होगा, न क्रिया का। क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हमें इन सारी बातों का ज्ञान होता है। इसलिए इसका परिभाषा ही है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। तुम्हारे बुक में 4 दिया हुआ है, लेकिन 3 ही होता है। ये चौथा हम देखते हैं कि क्या है। पहले हम 3 ही सीखेंगे। व्याकरण के 3 भाग, वर्ण विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।